पता है, देखो सियासत है। अपर ग्राउंड हम क्या देख रहे हैं, अंडरग्राउंड कहाँ क्या बातें हो रही है। जिसमें अमर सिंह दुल्लत has said that Farooq Saab was on board and privately he supported the abrogation of Article 370. बिल्कुल ये थे बीजेपी के साथ, हर बार मिले हुए थे। एक बहुत बड़ा इल्जाम है। हम चाहते हैं नेशनल कॉन्फ्रेंस क्लैरिटी दे। अगर वो बात होती तो क्या पीएचईडी वो ऐसे करते, तो फिर पीएचईडी बनती नहीं। जब दुल्लत जी ने कहा है उनके बड़े अंतरंग दोस्त थे, तो मेरा मानना है कि वो सही सोच थी। इट्स अ फिगमेंट ऑफ इमेजिनेशन, इसमें कुछ नहीं है। अपने आप की रेलेवेंस लाना चाहते हैं, ये बुक खुद ही अपनी बात को कॉन्ट्रडिक्ट करता है। निदा फाजली का एक शेर है, हर आदमी में होते हैं 10-20 आदमी, हर आदमी में होते हैं 10-20 आदमी, जिसको भी देखना हो कई बार देखना। स्वागत है आपका, इस्तकबाल है आपका न्यूज़ 18 JKLH में। मैं हूं विशाल और आप देख रहे हैं JKLH प्राइम टाइम। पता है, देखो सियासत है। अपर ग्राउंड हम क्या देख रहे हैं, अंडरग्राउंड कहाँ क्या बातें हो रही है। जिसमें अमर सिंह दुल्लत has said that Farooq Saab was on board and privately he supported the abrogation of Article 370. बिल्कुल ये थे बीजेपी के साथ, हर बार मिले हुए थे। एक बहुत बड़ा इल्जाम है। हम चाहते हैं नेशनल कॉन्फ्रेंस क्लैरिटी दे। अगर वो बात होती तो क्या पीएचईडी वो ऐसे करते, तो फिर पीएचईडी बनती नहीं। जब दुल्लत जी ने कहा है उनके बड़े अंतरंग दोस्त थे, तो मेरा मानना है कि वो सही सोच थी। इट्स अ फिगमेंट ऑफ इमेजिनेशन, इसमें कुछ नहीं है। अपने आप की रेलेवेंस लाना चाहते हैं, ये बुक खुद ही अपनी बात को कॉन्ट्रडिक्ट करता है। तो मुझे लगता है कि आज इस मौजू के बारे में ज़्यादा समझने समझाने की ज़रूरत नहीं है, सीधे मुझे लगता है कि बात करनी चाहिए। सिर्फ इतना बता दूं कि जिन नाज़रीन को नहीं पता है कि AS दुल्लत जो रॉ के साबिक चीफ हैं और जिनके बारे में माना जाता है कि फारूक अब्दुल्ला की काफ़ी करीबी भी रहे हैं, उन्होंने एक किताब लिखी है द चीफ मिनिस्टर एंड द स्पाई, और उस किताब में उन्होंने कुछ इस तरह की बातें लिखी हैं, ऐसे कुछ इंकशाफात किए हैं जिससे इस तरह की बातें कही जा रही हैं और सवाल उठ रहे हैं कि क्या 370 के खात्मे पर मरकज़ का जो फैसला था 370 को निरस्त करने का, क्या उस पर कहीं ना कहीं अब्दुल्ला खानदान की सहमति थी। ये सवाल उठ रहे हैं उस किताब में जिक्र कई तरह की बातों और दावों के बाद। इसी पर आज हम चर्चा करेंगे कि दरअसल इसमें और क्या क्या से है अलग अलग पार्टियों का और क्या इसमें हकीकत है। हमारे साथ कई खास मेहमान इस मुज़ाकरे में जुड़ेंगे। हमारे साथ होंगे कविंदर गुप्ता जो फॉर्मर डिप्टी CM हैं और जम्मू कश्मीर के सीनियर BJP लीडर भी हैं। सलमान सागर हमारे साथ जुड़ेंगे, नेशनल कॉन्फ्रेंस के MLA, और बशारत बुखारी होंगे सीनियर PDP लीडर जो फॉर्मर लॉ मिनिस्टर भी हैं, फॉर्मर है, और एडवोकेट बशीर डार एक्स MLA और चीफ स्पोक्सपर्सन JKPC। ये तमाम लोग हमारे साथ होंगे। लेकिन शुरुआत करते हैं, चूंकि हमारे साथ अभी फिलहाल सलमान सागर जुड़ चुके हैं, नेशनल कॉन्फ्रेंस के MLA हैं। सलमान सागर साहब, आपका बहुत बहुत इस्तकबाल है। सवाल, क्या वाकई 370 को लेकर के जो इंकशाफात, जो बातें दर्ज हैं AS दुल्लत की किताब में, उस पर क्या नेशनल कॉन्फ्रेंस दबाव में है? क्या बातें जो लिखी गई हैं वो हकीकत हैं? बिल्कुल कोई दबाव नहीं है। हम इसको और एक कहानी मानते हैं, एक मनगढ़ंत कहानी मानते हैं, और ये मान के चलते हैं कि जो पिछले 80 साल से ऑपरेशन चल रहा है नेशनल कॉन्फ्रेंस को कमज़ोर करने का, इसकी लीडरशिप को कमज़ोर करने का, बदनाम करने का, जो हमेशा जम्मू कश्मीर के लोगों ने रद्द किया है, जो हमेशा जम्मू कश्मीर के लोगों ने नकारा है जिस चीज़ को, और एक वैसी पहल आज भी की गई है। ये किताब अभी लिखी गई है, अभी शायद पढ़ी नहीं है किसी ने, लेकिन ये खुद ही एक सेल्फ प्रमोशन और एक सेंसेशनलाइज करने के लिए किताब को लोग ज्यादा पढ़े। हाँ। और एक जो पब्लिसिटी स्टंट होता है, ये उसका एक नमूना है इस पब्लिसिटी स्टंट का, जो दुल्लत साहब ने जो किताब लिखी है। और मोर इम्पोर्टेंटली जो एलिगेशन लगाए जा रहे हैं, जिसपे आप लोग बहस कर रहे हैं, जिसपे सारा ये बवाल कहिए, हम कहेंगे एक जो मजाक हो रहा है, तो जो ये बात हो रही है
मैं समझता हूं हर एक पार्टी को अपनी बात रखने का हक होता है और हर एक पार्टी क्लेम कर सकती है कि वो किसी कॉज के चैंपियंस है, लेकिन जहां तक नेशनल कॉज का सवाल है और जहां 370 का सवाल है, आर्टिकल 370 का सवाल है, ये सारी पार्टियां तब एग्जिस्टेंस में ही नहीं थी जब नेशनल कॉन्फ्रेंस ने अपना स्लोगन 370 बनाया है। चाहे वो 47 हो, 53 हो गया, क्या वजूहात रहे, यहाँ का जो स्टेटस था उसको बरकरार करने की बात शेर कश्मीर ने की, उसलिए उनको जेल भरा गया। 83 में क्या वजूहात हो गए, फारूक साहब की सरकार गिराई गई। 89 में दोबारा क्या वजूहात हो गए, या उसके बाद जब 2019 में 5 अगस्त 2019 में जब आपने देखा 370 खत्म किया गया, तो आपको यह अंदाजा लगाना चाहिए कि सबसे ज्यादा लीडर्स किस पॉलिटिकल पार्टी के, और खास तौर पे पूरी कयादत किस पॉलिटिकल पार्टी की, स्टार्टिंग फ्रॉम इट्स प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, जनरल सेक्रेटरी एंड एंटायर टॉप ब्रास टू द बॉटम। एक छोटे से वर्कर को भी नेशनल कॉन्फ्रेंस के जेल में भरा गया, डिटेंशन में रखा गया। क्यों? रीजन बीइंग कि दे आर द पीपल हु विल फाइट फॉर दिस, दे आर द पीपल हु आर आइडियोलॉजिकली अटैच्ड विद दिस, दे आर द पीपल हु हैव ए सेंटिमेंट विद 370, नॉट कि जो बाकी लोग हैं जो कहने सुनने को 370 की पैरवी करते हैं आज की डेट में। हमें उनसे भी कोई गिला नहीं। अगर आज 30 साल बाद, 40 साल बाद कोई दूसरी सियासत छोड़ के 370 बोलता है, हमें उनसे भी परहेज नहीं है। हम चाहते हैं कि हर एक इंसान 370 की पैरवी करे और उसको वापस लाने की कोशिश करे। यह गोया अलग बात है कि हम इसका मानना, हम इसकी लड़ाई जो लड़ रहे हैं पिछले 80 साल से लड़ रहे, और ये लड़ाई कंटिन्यू होगी। आखिर में मैं अभी ये कहूंगा शुरुआती दौर में कि हमने इसके लिए कुर्बानियां दी है। हमारे बानी शेर कश्मीर से लेके डॉक्टर साहब से लेके हमारी सरकारें गिराई गई, और 2010 में भी एक कोशिश की गई कि एक मिनिस्टर के थ्रू इस सरकार को गिराया जाए, हालात खराब किए जाए, क्योंकि इनको हमेशा लगता था कश्मीर के स्पेशल स्टेटस और कश्मीर की जो वॉइस थी उसको वीकन करने के लिए यह हरबे अपनाने हैं। आज और एक हरबा अपनाया गया, लेकिन इसकी कोई इफादत नहीं है, क्योंकि अगर कोई चैंपियन है, अगर कोई पायनियर है 370 की ये जो आवाज का, वो नेशनल कॉन्फ्रेंस की कयादत है और शेर कश्मीर का घर है शुरुआती दौर में। चलिए, आपने अपनी बात रखी। मैं फर्स्ट राउंड जरा बाकी और मेहमानों से के पास हो लेता हूं। बशाद बुखारी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, सीनियर पीडीपी लीडर हैं और फॉर्मर लॉ मिनिस्टर भी हैं। बशाद बुखारी साहब, मेरा सवाल आपसे ये है, ये जो सवाल उठ खड़ा हुआ है 370 को लेकर के, ये जो शक और का दायरा जो घिर गया है फारूक अब्दुल्ला के आसपास, हालांकि अभी सलमान सागर ने जो कुछ कहा आपने सुना, मैं चाहता हूं कि आप अपनी बात रखें, पीडीपी इस बारे में क्या सोचती है? पहले आपका बहुत बहुत शुक्रिया। दूसरी बात यह कि इसको थोड़ा बड़े पैराई में देखने की जरूरत है। वो ये है कि इससे पहले भी दुल्लत साहब ने कई किताबें लिखी है। मुझे लगता है कुछ साल पहले किताब लिखी, उसमें डॉक्टर फारूक साहब की बहुत तारीफें की उन्होंने। अब ये भी आप को मान के चलना पड़ेगा कि दुल्लत साहब और डॉक्टर फारूक साहब के बीच बहुत जबरदस्त गहरे ताल्लुकात है, संबंध है, दोस्ती है, घरेलू ताल्लुकात है, इसमें कोई शक नहीं है। और तीसरी अहम बात जो है, ये जो किताब लिखी गई है, इसका टाइटल क्या है? चीफ मिनिस्टर एंड द स्पाई। ये डॉक्टर फारूक साहब पे इन्होंने बायोग्राफी लिखी है। हाँ। मैंने आज ही इनका एक इंटरव्यू सुना, शायद बरखत जी के साथ था। वहां पे ये दुल्लत साहब ने तफसील से बात की, तफसील से बयान किया कि मैं कई साल पहले इसको लिखना चाहता था, फिर डॉक्टर फारूक साहब ने कहा भाई ठहरो, और उसके बाद शायद उन्होंने हाँ कर दी और वो लिखने लगे और लिख दी। अब जब आप 2 से 4 साल पहले, 6 साल, विद ऑल रिगार्ड्स, ऐसा कुछ नहीं है, बिकॉज डॉक्टर फारूक साहब की बात इसलिए हो रही है कि वो एक लीडर हैं। अगर वो लीडर नहीं होते तो ना आप प्रोग्राम करते, ना मैं आता, तो ना हमारे सलमान सागर साहब आते, क्योंकि वो एक रहनुमा है, लीडर हैं, वो वजीर आला रहे हैं, उनकी एक लेगेसी है, इसलिए उन पे बात हर शख्स कर सकता है और हर शख्स का फर्ज बनता है और हक भी बनता है। अब जबकि चूंकि उन्होंने आज कोई ऐसी बात कह दी जिससे शायद नेशनल कॉन्फ्रेंस की मौजूदा जो सूरत हाल है उसमें ये उनकी खिलाफ या मुखालिफत हुई होगी, तो यू कांट से कि यू कांट कैटेगोरिकली से कि ये नहीं है या गलत है। उन्होंने इसमें बाज़ाब्ता लिखा हुआ है। हाँ। मैंने आज उनको खुद सुना, लिखना अलग बात है। हाँ। मैंने जो ही आपने कहा ये डिस्कशन है, मैंने कहा कहीं गलत बात मुझसे ना हो जाए, मैंने सुना उस पूरे उनके इंटरव्यू को 44 मिनट का था, शायद 52 मिनट का। जी। उसमें इसमें उन्होंने ये भी कह दिया कि जब राहुल गांधी जी यहाँ आए, वो क्या भारत जोड़ो यात्रा के सिलसिले में,
उन्होंने कहा कि तब तक 2020 से लेकर तब तक डॉक्टर फारूक साहब तैयार थे कि वो बीजेपी के साथ नाता जोड़ें। ये आई एम कोटिंग ये आपके मिस्टर दुल्ला। ठीक है विशाल साहब, मैं फिर आपको बताता हूँ फर्स्ट राउंड में मैं चाह रहा हूँ कि फर्स्ट टेक सारे जो हमारे पैनलिस्ट उनका ले लूं। हमारे साथ कविंदर गुप्ता भी जुड़ चुके हैं। कविंदर जी आपका बहुत स्वागत है, लेकिन पहले मैं रुख करूंगा बशीर डार का, जो एक्स एमएलए हैं और चीफ स्पोक्सपर्सन है JKPC पीपल्स कॉन्फ्रेंस के। बशीर साहब, फर्स्ट रिएक्शन फ्रॉम योर साइड, ये जो AS दुल्लत साहब ने जो कुछ अपनी किताब में इंकशाफ किया है, इससे क्या खदशात, क्या किस तरह की सियासत और क्या कुछ होने वाला है, क्या हो रहा है, क्या आप क्या कहेंगे इस पर? शुक्रिया हुजूर। ये जो दुल्लत साहब ने आज लिखा है, अगर कोई और लिखता तो हम कह दे कि ये डाउटफुल है। दूसरा ये कि अगर कोई बात लिखाई में आती है, अगर कोई मौरिक या कोई भी लिखने वाला कोई बात इन राइटिंग में लाता है, तो उसमें 90% या 100% सच्चाई होने का ये सबूत होता है। क्योंकि कोई भी अब जो लिखत में आता है उससे कोई मुनहरिफ नहीं हो सकता है। और दूसरी बात रही कि ये बड़ा करीबी रहा है इस खानदान के साथ, दुल्लत साहब बड़े करीबी रहे हैं, उनके दोस्त रहे हैं। जो आज तक अच्छी बात ही उसने कही फारूक साहब के बारे में। दोस्ती और दुश्मनी की परिभाषा थोड़ी अलग अलग हो जाती है। कई बार कहा जाता है सबसे बड़ा दुश्मन कौन होता है, आप जानते हैं। मैं आपसे सिर्फ ये जानना चाहता हूं कि JKPC स्टैंड विद दिस राइटिंग। क्या आपको लगता है कि जो लिखा है वो सही है? ये हकीकत वही सही है जी। इसको इसीलिए मैं जस्टिफाई कर रहा हूं ना। हाँ। हवा में मैं बोलूंगा कि ये हकीकत है तो ऐसा नहीं चलेगा ना। अगर कोई दुश्मन लिखता तो हम कहते कि उसने किसी वजह से लिखा है, और उस आदमी ने लिखा है जो जिसकी गहरी नजर है जम्मू कश्मीर की सियासत पर, और जो फारूक साहब के करीबी साथी दोस्त हैं, वो क्यों उनके बारे में गलत लिखेंगे? और बीजेपी का अगर उन्होंने उनके बारे में बोला है तो उन्होंने साबित करके दे दिया वो बीजेपी के साथ रहे हैं। और जो किताब में उन्होंने आज लिखा है कि फारूक साहब इस तरह से चाहता था, तो वो कैसे गलत हो सकता है? वो सब बातें सही हैं, और इन बातों का आहिस्ता आहिस्ता सारा बांडा फूट जाएगा, आहिस्ता आहिस्ता फूट चलिए आहिस्ता आहिस्ता बांडा फूट जाएगा। कविंदर गुप्ता जी हमारे साथ मौजूद हैं, बीजेपी के सीनियर लीडर हैं, फॉर्मर डिप्टी CM भी हैं। कविंदर जी, आपकी प्रतिक्रिया क्या है? बीजेपी कैसे इसको रिएक्ट करती है? क्या बीजेपी ये मानती है कि जो कुछ लिखा है, जो चर्चा हम कर रहे हैं फारूक अब्दुल्ला के हवाले से 370 के मामले को लेकर के, क्या वो सही है? देखिए, बाकी वक्ताओं ने जिस प्रकार से कहा है, जो अगर किताब में छपता है उसमें गलत तो हो नहीं सकता। नंबर, अगर वैसे भी नेशनल कॉन्फ्रेंस की हमेशा से राजनीति इसी प्रकार से रही है। दिल्ली में कुछ और बात, कश्मीरियों को हमेशा धोखा दिया। अगर दुल्लत साहब का जो दावा है वो सही है, तो अंदर खाने कुछ और चल रहा था और बाहर लोगों को दर्शाने के लिए कुछ और किया जा रहा था। चलिए, आपने कम से कम ये कहा कि अगर सही है, मतलब मैं यही जानना चाह रहा था कि आप क्या कहना चाहते हैं। अगर सही है मतलब ये कि सही नहीं भी हो सकता है? नहीं, ऐसा नहीं है, लेकिन जो भी अभी आपने कहा जी, उसमें कुछ तथ्य दिए जाते हैं। हाँ। और कुछ और समय समय पर इस प्रकार की फारूक अब्दुल्ला बात भी करते हैं। उन्होंने ये भी कहा है कि अगर वो मेरे को कॉन्फिडेंस में लेते तो चाहे वो साथ में चीजें कुछ और होती। तो इसका क्या मतलब है, इसको जानना पड़ेगा। और लोगों को दिखाने के लिए कुछ और किया जाता है और वैसे अंदर खाने कुछ और चलता है। इसमें कोई दो राय नहीं जो राज चीफ लिखते हैं। मुझे लगता है कि बहुत बड़ी बात उन्होंने कही है कि राजनीति में जो पारदर्शिता होनी चाहिए, जो ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए, तो किसी जमाने में तो चलती थी। आज सोशल मीडिया का जमाना है, 1 मिनट में बातें होती हैं और चीजें साफ जाहिर भी होती हैं। तो कुल मिलाकर के फारूक साहब खुद जवाब देते, इस पर अपनी प्रतिक्रिया देते, उन्होंने दी नहीं। उनकी प्रतिक्रिया आई है, दूसरे हवाले से भी आई है, हर प्लेटफॉर्म पर नहीं है, बट प्रतिक्रिया उनका कहना है कि ये अपनी किताब को लगता है वो जल्द जो है वो ज्यादा बेचना चाहते हैं, और इसमें जो बातें लिखी गई हैं वो सच्चाई पर मबनी नहीं है। उनका रिएक्शन आया। अब मैं आप तमाम लोग से मैंने इस पर रिएक्शन लिया है। मैं अब चाहूंगा इस पर जरा सा एक बार फिर मैं जाना चाहता हूँ सलमान साहब से जाने पर। सलमान साहब, मेरा सवाल आपसे ये है, लगभग तमाम लोग, देखिए अभी आप जिनको भी सुन रहे थे, PDP के यहाँ पर हमारे पैनलिस्ट मौजूद हैं, BJP से पैनलिस्ट मौजूद हैं, और JKPC से, सब लोग लगभग ये मान रहे हैं कि लगभग सबका इत्तेफाक है कि बातें सही है। कैसे आप इसको डिफेंड करेंगे? अगर आप ये कहते हैं कि सही नहीं है तो किन बुनियादों पर?
वेरी रेस्पेक्टफुली जितने भी मेरे को पैनलिस्ट है बड़े रेस्पेक्टेड लोग हैं, लेकिन जहां तक सियासत का सवाल है, हर एक सियासत में अपनी रेलेवेंस चाहता है। कुछ लोगों को, जम्मू कश्मीर के लोगों को एक एंटायरली रिजेक्ट किया गया है रिसेंट इलेक्शंस में, असेंबली इलेक्शंस में। तो हर एक सियासी जमात चाहती है कि वो कोई पॉइंट स्कोर करे और वो अपनी रेलेवेंस वापस लाए। क्या पता आज की डेट पे दिल्ली से इनके ज्यादा अच्छे, दिल्ली से मैं नहीं कहूंगा, दिल्ली हमारी भी है, मुल्क हमारा भी है, लेकिन बीजेपी के साथ इनके अच्छे रिश्ते बनाने के लिए एक ऐसी अफवाहें बाजार में गरमाई जा रही है जिसका फायदा कहीं ना कहीं इनको होना चाहिए। लेकिन खैर ऐसा होगा नहीं। मैंने पहले भी आपसे कहा 47 से लेकर आज तक कोशिश की गई, बिलखुसूस मैं कहूंगा 2014 से या 2019 के बाद खास तौर पे 1000 कोशिश की गई। सवाल सब कुछ सवालात हैं जो हमारे पैनलिस्ट अभी उठा रहे थे। मैं आपसे होल्ड ऑन, चलिए बोलिए, गिव मी अ मोमेंट, होल्ड ऑन, बोलिए। मैं बहुत कोशिश की गई 2019 के बाद भी ऐसी कोई भी चीज नहीं चल पाई। लोगों के घर गिराए गए, लोगों को जेल लिया गया, लोगों को दबाया गया, लोगों पे झूठे केस बनाए गए, लेकिन तब भी नेशनल कॉन्फ्रेंस टूटी नहीं। अब ये चीजें की जा रही है, ये इनडायरेक्टली उन पार्टी, मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं कि नेशनल कॉन्फ्रेंस को तोड़ने की कोशिश है, आप ये कहना चाह रहे हैं? एक सेकेंड, ये सब उन पार्टियों के लिए हो रहा है जिनको बीजेपी ने बहुत कोशिश की थी 2019 के बाद कश्मीर पॉलिटिक्स में रेलेवेंट बनाने की। किन पार्टियों का कुछ नाम लीजिए, कौन सी पार्टी सेटअप किया गया? एक मिनट, मैं नाम भी बताऊंगा, एक मिनट आप प्लीज होल्ड करिए। एक बहुत बड़े पैमाने पे एक बहुत बड़ी बात की जा रही है और इसके लिए एक आदमी को चूज किया गया जो लगे कि शायद कहीं बात सही है। लेकिन अभी मेरे एक को पैनलिस्ट कह रहे थे, ऑनरेबल जो एक्स एमएलए हैं, वो बड़े प्रोमिनेंट वकील भी है, कि भाई जो लिखत में आता है वो सही होता है। अरे सर, यहां तो लिखत में हमारे पास कानून की, बशीर साहब कह रहे थे हमारे, मेरे सीनियर हैं लेजिस्लेचर में, हमारे एमएलए रहे, ये कह रहे थे कि भाई जो लिखत में आता है वो सही होता है। हमें लिखत में कानून ने 370 दिया था, हुकूमत हिंदुस्तान बीजेपी ने कहा नहीं ये सही नहीं था, ये गलत था, ये स्पेशल स्टेटस नहीं था, ये टेम्पररी प्रोविजन था। तो जो लिखत की बात आप कर रहे हैं कश्मीर को लेकर, तो ठीक है, आप कह रहे हैं कि लिखत में जो है वो सही है, इसको कश्मीर को लेकर बनाया नहीं जा सकता, लिखने जो भाई जो कहता है उसे वही बात लिखी जाती है। लेकिन मेरा सवाल आपसे ये है, और उस पर बाकी मेहमानों के पास जाऊंगा, मेरा सवाल ये कि इस पर जो जिक्र है कि अब दिल्ली में मुलाकात हुई थी फारूक अब्दुल्ला की वजीर आजम से, इस पर जिक्र है, क्या इस पे आप मतलब एब्रोगेशन से पहले क्या ये सही है? इस पर क्या कहेंगे आप? जम्मू कश्मीर को लेके कोई भी चीज सीधी नहीं है। शायद इन्हीं की कोई किताब थी, वो कहते हैं कश्मीर में पोलर ट्रीज के बगैर कोई चीज सीधी नहीं है। यहां रूमर्स फ्लोट किए जाते हैं, आज भी अगर आप देखेंगे बहुत से रूमर्स फ्लोट किए जाते हैं। तो यहां एक सिचुएशन ऐसी क्रिएट की जा रही, उन लोगों को हेल्प करने की ठीक है, मैं आपके पास आता हूं। कविंदर गुप्ता जी, एक बार फिर आपके पास मैं आना चाहूंगा। कविंदर जी, मेरा सवाल ये होगा, क्योंकि आप वहां पे डिप्टी सीएम का ओहदा संभाल चुके हैं, मैं ये जानना चाहता हूं कि अगर ये बात सामने आ रही है तो क्या इसको सिर्फ और सिर्फ सियासत के नजरिए से देखा जाए, क्या इसे इस तरह से देखा जाए कि जम्मू कश्मीर में कितनी उसकी रेलेवेंस रह गई थी 370 की या नहीं रह गई थी? कुछ तो बयान ये भी आते हैं कि कांग्रेस ने तो लगभग 80% पहले ही खत्म कर दिया था, बाकी जो रह गया था वो रास्ते उन्होंने हमवार कर दिए। मैं आपका जानना चाहता हूं आप क्या कहते हैं इस पर? जी, कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस ने मिलकर के इसको घिसते घिस गई थी, तो कसूर किसका था? ये आज भारतीय जनता पार्टी पर दोष देना चाहते हैं। भारतीय जनता पार्टी का शुरू से एजेंडा रहा है कि हम धारा 370 के खिलाफ हैं, जो तो हम अपने बात पर अड़िग थे। हमने ये भी कहा था कि जब तक हमारी पूर्ण बहुमत आएगा तो हम इसको गिराएंगे, और लोकसभा में, राज्यसभा में पूर्ण बहुमत के साथ इस प्रस्ताव को पास किया गया और इसको खत्म किया गया। तो हमने तो अपनी बात की है, लेकिन दोहरी राजनीति करने वाले लोगों के लिए ये एक सबक है कि आप अंदर खाने कुछ और कहते हैं, बाहर से कुछ और कहते हैं, तो इसमें क्लैरिटी होनी चाहिए थी। दोहरी राजनीति करने वाले के लिए एक सबक है। सलमान साहब, जवाब रेडी रखिएगा। फिलहाल मैं बशार साहब आपके पास आना चाहता हूं। बशार बुखारी, क्या मैं जानना चाहता हूं बशार साहब, पीडीपी का स्टैंड क्या है? पीडीपी हालांकि सिर्फ सवाल ही खड़े कर रही है, पर्रा साहब ने बहुत लंबा चला बयान दिया है, हमने कोई बयान सुनाया भी है, लेकिन स्टैंड क्या है? सिर्फ इसके बहाने से एनसी पर हमला करना, या इस बात को मान लेना कि जो कुछ दुल्ला साहब कह रहे हैं वो सही है? देखिए, अगर नेशनल कॉन्फ्रेंस के बारे में बात करना जो 31 से आज तक है, अगर ये हर वक्त गलत है तो चलिए हम आज से बात नहीं करते हैं। सवाल ये पैदा होता है
कि नो डाउट सलमान साहब कह रहे थे पार्टियां हार गई हैं। जी हम हार गए, मैं भी हार गया। डज दैट मीन कि हम दुल्लत साहब को जानते हैं? दुल्लत साहब सबसे करीब फारूक साहब के पिछले 50 साल से या 40 साल से फैमिली फ्रेंड हैं। और मैंने कहा ना, मैंने उनका इंटरव्यू सुना आज, उसमें उन्होंने कहा ये सारी बातें कही। उन्होंने कहा कि जब राहुल गांधी देखिए सॉरी टू इंटरप्ट, अगर दौलत साहब और फारूक साहब गहरे दोस्त हैं तो किसी एक की बात को पूरा का पूरा मान लेंगे, दूसरे की बात को नहीं मानेंगे। फारूक साहब का जो रिएक्शन है वो ये कह रहे हैं कि ये बात सरासर गलत है, ये सच पर मबनी नहीं है, और ये जो है एक किताब को जल्दी बिछवाने की लगता है उनको जल्दबाजी है। तो आप किसकी बात मानेंगे? अगर दोनों दोस्त हैं तो दोनों में से किसकी बात मान सकते हैं? या तो आप सुन लीजिए, अगर अभी तक इतने सारे कुर्बत है, इनकी किताबें लिखी गई हैं, तो एक चीज के लिए आप कहते हैं ये सारा गलत है, तो फिर जो उन्होंने तारीफें लिखी हैं, जो उन्होंने घर के बारे में लिखा है, उमर साहब के बारे में लिखा है या बताया, तो आप ये कि ये सारा गलत है। क्योंकि आज उन्होंने कोई बात की जो मुझे लगता है कि मिस्टर दुल्लत जैसे शख्स जो रॉ के चीफ रहे हैं, शायद सारा जब लिख रहे हैं तो सारी बात गलत क्यों लिखेंगे? हाँ, सलमान साहब के मुताबिक उनको किसी ने कहा है। मुझे लगता है दुल्लत साहब को आपको पकड़ना चाहिए, आपको बोलना चाहिए उनको कि सलमान साहब कह रहे हैं कि आपको किसी ने कहा है। इन्होंने बीजेपी का भी नाम लिया तो बीजेपी को भी देखना चाहिए। लेकिन सवाल यह है कि मुझे याद है एक अखबार में छपा था 3 साल पहले, 27 फरवरी 1981 को मरहूम शेख मोहम्मद अब्दुल्ला साहब, अल्लाह मगफिरत करे उनको, उन्होंने भी असेंबली के फ्लोर पे कहा है कि इसकी रेलेवेंस नहीं रही है। ये तो अखबार में छपा था, इसमें कोई ये दिक्कत नहीं है। यू कैन चेक द न्यूज़पेपर्स। तो उस पर क्या कह सकते हैं आप? सवाल ये कि अगर दुल्लत साहब 10 बातें सही कह रहे हैं तो 11वीं जब कही वो गलत हो गई जी, तो मैं क्यों घर में बैठे बैठे, छोड़िए पीडीपी को, मैं एज ए सिटीजन ऑफ दिस जम्मू एंड कश्मीर कह सकता हूं, मैं घर में बैठे बैठे मैं खामखा में ये क्यों कहूंगा कि दुल्लत साहब ने ये एक पहली बात भी सही लिखी थी, ये बात गलत लिखी। मुझे वही थोड़ी आती है नौज़बिल्ला, मुझे इल्हाम थोड़ी आता है। जब उन्होंने 10 बातें लिखी, 11वीं बात भी मेरे हिसाब से सही होगी। जी बिल्कुल। अभी नेशनल कॉन्फ्रेंस पर जिम्मेदारी है कि वो इस बात को गलत साबित कर दे। बिल्कुल, ये एनसी पर जिम्मेदारी है कि उसे गलत साबित करे। ये बात आपने बिल्कुल सही कही, क्योंकि हाउ कैन यू से और कि ये गलत है या ये सही है। मैं आपके पास आना चाहता हूं जी बशीर साहब। 2-3 बातें हैं। एक तो ये कि देखिए, सलमान साहब ने कहा कि कुछ पार्टियां ऐसी थी जो 2019 के बाद बीजेपी चाहती थी कि वो एस्टैब्लिश हो। मुझे लगता है शायद आपके पता था कि नहीं, आप अगर ले पाएंगे तो आप लेंगे। लेकिन मैं जानना चाहता हूं कि क्या इसलिए अब अटैक एनसी पर आप लोग कर रहे हैं कि इस बहाने से आपको एक मौका मिला है, या फिर ये कि आप इस बात को सच मान कर रहे हैं कि वाकई ऐसा हुआ था, वाकई फारूक अब्दुल्ला की कहीं ना कहीं सहमति थी एब्रोगेशन ऑफ 370 पर? जी मेरा सवाल है। नहीं, मेरी एक गुजारिश सुन लीजिए आप। जब नेशनल कॉन्फ्रेंस ने हारा, जब उमर साहब ने खुद हारा, जब फारूक साहब ने खुद हारा, तो तब हम पीडीपी वाले या हम भी ये कह सकते थे कि अपनी साख्त को बचाने के लिए सब कुछ कर रहे हैं। यार, फैक्ट्स को सामने लाना होता है, चाहे कोई हारे या जीते। अगर मैं पॉलिटिकल पार्टी से वाबस्ता हूं तो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि हम वो चीजें सामने लाए जिस पर उन्होंने वोट हासिल किए। 370 पर उन्होंने वोट हासिल किए, जो उन्होंने आज जीता। इन्होंने बड़े जबरदस्त तरीके से बोला कि हम 370 को वापस लाएंगे, 35A को वापस लाएंगे। अब ये एक्सपोज हो रहे हैं। हमारा अब फर्ज बनता है एज ए पॉलिटिकल पार्टी और उनके अपोनेंट होने के नाते, ये एक सबसे बड़ी पार्टी है, इनका ये सारा जो सामने आ रहा है, ये कच्चा चिट्ठा जो सामने आ रहा है, इसको एक्सपोज करने की जरूरत है, लोगों के नोटिस में लाना है। यही तो काम होता है सियासी पार्टियों का, एक दूसरे को जो झूठ हम बोल रहे हैं उस झूठ को एक्सपोज करने के लिए हम कोशिश कर रहे हैं कि जो पसपर्दा बातें हैं जो वो खुद सामने आती हैं। मेरे ख्याल में झूठ काफी देर तक रह सकता है, लेकिन ज्यादा देर नहीं रह सकता। झूठ को एक्सपोज होना ही होना है, झूठ को एक्सपोज होना ही होना है। ठीक है, 370 की बात हो, दौलत साहब ने जो आज एक्सपोज कर दिया, जो आज तक उसने पेशन गोइयां की है एज ए ब्यूरोक्रेट, सबसे बड़ा ब्यूरोक्रेट जो हमारे मुल्क का है, तो जो उसने वो सब सही साबित हो गई। ये क्यों गलत है? ये बशारत साहब ने सही बोला, गुनस लाइज ऑन द पार्ट ऑफ द नेशनल कॉन्फ्रेंस, दे हैव टू प्रूव इट। फारूक साहब का हमने देख लिया, उन्होंने क्या जवाब दिया, वो किसी को भी मुतमईन नहीं कर सकता है वो जवाब उनका। राइट,
कोई उससे मुतमईन नहीं है। और मैं एज ए पॉलिटिकल स्मॉल वर्कर मैं भी मुतमईन नहीं हुआ उसके बयान से जो उसने जस्टिफिकेशन दे दी। दूसरी बात, ठीक है, तो ना ओनस इज ऑन द एनसी। सलमान साहब देखिए, हर तरफ से बात घूम फिर के यहाँ आ रही, लेकिन मैं एक बात यहाँ कहना चाहता हूँ, सत शर्मा जो बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हैं जम्मू कश्मीर में, उनका ये स्टेटमेंट है कि भाई ये तो लगभग सारी पार्टियां जानती थी पहले से ही कि अब 370 में कुछ रह नहीं गया है, बस ये है कि पब्लिक डोमेन में रहकर के खुलकर वो बात करती नहीं थी। उन्होंने ये बात कही है कि उनको मान लेना चाहिए, उनको इससे पीछे हटना नहीं चाहिए, मान लेना चाहिए कि हाँ जी ऐसा था और हमने ऐसा स्टैंड रखा था। क्या ये मान लेना चाहिए? ये तो तब है कि जब आपने कहे कि हाँ मैंने ऐसा किया भी है। सलमान साहब, मैं आपका रिएक्शन चाहूंगा सत शर्मा के इस बयान पर, और साथ ही ये कि अब क्या करेंगे, हाउ टू प्रूव, एनसी अगर कहती है कि गलत है तो कैसे साबित करेगी? आपने मुझे पूरा करने नहीं दिया। देखिए, जैसे अभी ये बशीर साहब फरमा रहे थे कि पॉलिटिकल पार्टी थोड़ा जल्दी 40 सेकंड आपको जवाब देना है जी, करनी है और अपनी सियासत करनी है, फाइन। तो ये अपनी सियासत कर रहे हैं, ये अपने कनेक्शंस यूज कर रहे हैं। हमारा फर्ज बनता है, एक बात से मैं एग्री करता हूं अपने को पैनलिस्ट की, कि हाँ नेशनल कॉन्फ्रेंस को ये बात साबित करनी है। यकीनन हम ऐसे साबित करेंगे कि जिस तरीके से हम 370 के लिए फाइट करते आए हैं, हम कंटिन्यूसली करते रहेंगे। हम कोई चीजें ब्रेक नहीं करेंगे, हम धोखा नहीं देंगे लोगों को। हमने फाइट किया है, हमने जेल गए हैं, हमारे बानी जेल गए हैं, हम जेल गए हैं, मुझ जैसा वर्कर भी जेल गया छोटा सा, और हम आगे सेक्रीफाइसेस देते रहेंगे। हम क्लियर कट पब्लिक अपना जो परसेप्शन है हमारी जो पॉलिसी है, 370 का रिवाइवल इंपॉर्टेंट है, उसके लिए नेशनल कॉन्फ्रेंस एक बोल्ड वॉइस है जम्मू कश्मीर के लोगों की, हम फाइट करते रहेंगे। बाकी आप फाइट करते रहेंगे और आपसे साबित करने की कोशिश करेंगे कि ये कुछ बातें गलत है, आपका कहना है। सियासत में साजिशों का चलन चलता रहता है। आज एक साजिश की गई, मैं नहीं जाऊंगा कि दुल्लत साहब ने और क्या क्या बातें कही बाकी लीडर्स के बारे में। आप हवाला दे रहे हैं दुल्लत साहब के खास रिश्ते रहे हमारे साथ। दुल्लत साहब ने और भी कुछ लोगों का इजहार किया है। वक्त थोड़ा कम है। कविंदर जी, फाइनल कमेंट फ्रॉम योर साइड, क्या होगा? एनसी एक्सपोज हो गई है या एनसी को मौका मिला है और ज्यादा अपनी बात को साबित करने का? सच कविंदर साहब, जस्ट आखिर में मैं अपने पैनलिस्ट को ये बोलना चाहता हूं, क्या पूरे मुल्क में एक ही दुल्लत साहब जो रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट है, क्या उन्हीं को ये सारा मिला है मैंडेट? वो बात करें लोगों को, सलमान साहब उनको कविंदर जी के लिए चुना गया है ये बातें करने के लिए। बस जी, हाँ कविंदर जी रैप कर दीजिए। हाँ जी, मैं एक्सपोज हो गए या फिर ये मौका मिला एनसी को? के लोग तो हमेशा से धारा 370 के खिलाफ रहे हैं। इसके लिए डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी का बलिदान हमने दिया है। इस देश की एकता और अखंडता के लिए उन्होंने काम किया है। आज जम्मू कश्मीर में जो आतंकवाद फैला, अलगाववाद, परिवारवाद, भ्रष्टाचार, ये सब चीजें समेटना होगा। मैं अपने तमाम मेहमानों का बहुत शुक्रिया अदा करूंगा, लेकिन सबसे बड़ी बात अब यही है जो बशार साहब ने उठाई है कि नाउ इट इज ओनस टू द एनसी, हाउ एनसी प्रूव, एनसी कैसे साबित कर सकती है या कैसे करेगी, ये उसे सोचना है कि अगर वो बात या तो उसे मान ले या नहीं मानते तो उसे प्रूव करना होगा, क्योंकि लोगों के जहन में बात जा चुकी है। तो कैसे क्या कुछ होता है आगे ये देखना काफी अहम होगा। बहुत शुक्रिया आप तमाम लोगों का इस खास विषय पर अपना समय देने के लिए, और इसके साथ ही यस कार्यक्रम फिलहाल लेते हैं। इजाजत, आप बने रहें के साथ।